कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सही और सटीक जानकारी है अहम। भ्रामक प्रचार को दूर करने और लोगों की शंकाओं के समाधान के लिए दूरदर्शन ला रहा है विशिष्ट डॉक्टरों की राय अपने डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हर रोज दोपहर 12 से 1 बजे, दोपहर 3 से 4 बजे और शाम 7 से 8 बजे डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर। अपने सवालों के लिए डायल करें 011-233-87-031। ऑक्सीजन की कमी है, ये जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ, सबसे पहले तो क्या आप मानते हैं कि एक परसेप्शन है? चुनौती इतनी बड़ी है तो हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अब इतना कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है हमको लगभग उतना अब हो रहा है, वो कोई संकट नहीं है। मैं समझता हूँ यह समय जो है आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। यह समय एक ऐसा है कि सारे देश को एकजुट होकर, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर कोविड महामारी का मुकाबला करना चाहिए। यह पूरी मानवता की समक्ष संकट है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। देशवासियों के लिए राजनाथ सिंह की तरफ से क्या संदेश है? लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसका दर्द मैं समझता हूँ केवल हम ही लोगों को नहीं बल्कि समस्त देश के जागरूक नागरिकों को इसका दर्द होगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वह आश्वस्त रहें। सरकार पूरी तरह से इस कोविड-19 की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर हम सभी के सहयोग से विजय प्राप्त करेंगे, इसके प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो आगे का भी चैलेंज आएगा उस चैलेंज का भी हम मुकाबला करेंगे, उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्ध शहरी, ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में कोविड के मद्देनजर दिशा निर्देश किए जारी। टेस्टिंग, निगरानी, होम आइसोलेशन के मरीजों को वहीं पर सुविधाएं देने और कोविड किट मुहैया कराने पर दिया जोर। देश में पिछले 24 घंटों में 3,62,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। वहीं कोरोना के 3,11,000 से अधिक नए मामले आए सामने। आज भी स्वस्थ होने वाले मरीज सक्रिय मामलों से अधिक। दिल्ली में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। स्पुतनिक वी वैक्सीन की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। भारत में रूस की वैक्सीन के उत्पादन क्षमता 85 करोड़ खुराक प्रति वर्ष बढ़ाई जाएगी। रूस के राजदूत ने कहा, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के सिंगल डोज को भारत में जल्द लाने की योजना। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते पश्चिमी तट के कई जिलों में हाई अलर्ट किया गया जारी। चक्रवात ताउते अति भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। महाराष्ट्र, गोवा और केरल में जारी बारिश। चक्रवात के मंगलवार सुबह तक गुजरात तट पार करने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान प्रभावित प्रदेशों के प्रमुखों से बात की। और गाजा में हमास प्रमुख के घर पर इजरायल ने की बमबारी। 7वें दिन भी जारी है संघर्ष। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, जब तक जरूरी हुआ चलता रहेगा अभियान। इजरायल गजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक। लेस्टर सिटी ने FA कप का खिताब जीता। लेस्टर सिटी ने चेल्सी को 1-0 से हराया। ब्रिटेन में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के चलते वेम्बली स्टेडियम में 21,000 दर्शकों ने फाइनल मैच देखा। 9 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने इटालियन ओपन के फाइनल में स्थान बनाया। फाइनल में आज नडाल का सामना गत विजेता नोवाक जोकोविच से। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश। केंद्र सरकार ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने ये बताया है कि अब धीरे धीरे पेरी अर्बन, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी कोरोना का फैलाव देखा जा रहा है। दिशा निर्देश जारी करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन क्षेत्रों में कोविड-19 के खिलाफ जंग को तेज करने के लिए समुदायों को सक्षम करने और सभी स्तरों पर प्राथमिक स्तर के
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति की मदद से आशा द्वारा समय समय पर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के लिए सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 3,11,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,62,437 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 36,18,458 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,077 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,70,284 हो गया है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है और भारत में कल कोरोना के लिए 18,32,650 सैंपल टेस्ट किए गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार कल तक कुल 31,48,50,143 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से ही लोगों को लगाई जा रही है। ऐसे में स्पुतनिक वी से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को और गति मिलेगी। इस बीच भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने यह कहा कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की सिंगल डोज को भारत में जल्द लाने की योजना है। साथ ही भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। Sputnik V is the Russian-Indian vaccine. We expect that its production in India will be gradually increased up to 850 million doses per year. There are plans to introduce a single-dose vaccine soon in India, Sputnik Light. साथ ही उन्होंने कहा कि रूस के विशेषज्ञों ने इस बात की घोषणा की है कि स्पुतनिक वी कोविड-19 के नए स्ट्रेन के लिए भी कारगर है। The efficacy of the Sputnik V is well known in the world. Back in Russia, it is being successfully used to vaccinate citizens, starting since the second half of 2020. Russian specialists declared that it is also effective against the new strains of COVID-19. और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए 17 मेडिकल यूनिट और चिकित्सीय सहायता संबंधी सामग्री रवाना की। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता देश भर में लोगों की महामारी से लड़ने में सहायता कर रहे हैं और इसी के क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा ये मदद रवाना की गई। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि महामारी के समय भाजपा के कार्यकर्ता सेवा भाव से जुटे हुए हैं। दिन रात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस संक्रमण काल में भी अस्पतालों के साथ जुड़कर लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। यह निश्चित रूप से जो विपदा आई है, यह हम सब लोगों ने मिल करके इससे निपटना है और आगे बढ़ना है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हमारा ये संदेश रहा है और कैसे हम नीचे तक इस संक्रमण काल में अपना योगदान कर सकें, इसके लिए दिन रात एक लगे हैं। जो 17 आज हमारे मोबाइल वैन, मेडिकल वैन, ये आज नीचे तक पहुंचेंगी, पीपी किट्स पहुंचेंगे, अदर फैसिलिटीज पहुंचेंगी, उसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं और बधाई भी है। और केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भेजी गई राहत सामग्री से कोरोना मरीजों और डॉक्टरों को मदद मिलेगी। 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और इसके साथ साथ जो डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियंस वहां पर काम करेंगे और इसमें लगभग 4 लाख
मास्क वहाँ पर दिए जा रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा ग्लव्स और फेस शील्ड्स, इसके अलावा पीपी किट्स, ऑक्सीजन मास्क, एनआरएम, ऑक्सीजन रेगुलेटर जिसकी बड़ी कमी देखी जाती थी ऑक्सीजन मास्क की, वो भी दिया जा रहा है, और नेजल कैनुला ये भी हज़ारों की तादाद में इसमें भेजे जा रहे हैं ताकि वहाँ पर मरीजों को और डॉक्टर्स को इसकी मदद मिल सके। और देश भर के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार जुटी हुई है। कोविड के खिलाफ मजबूती प्रदान करने और कोविड मरीजों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए रेलवे की ओर से कई लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केरल के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 118 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ कोच्चि के बल्लारपदम पहुंची। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत को विदेशों से लगातार सहायता मिल रही है। केंद्र सरकार इसे तेजी से राज्यों को भेज रही है। हिमाचल प्रदेश के राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद ने बताया है कि उनके राज्य को काफ़ी संख्या में विदेशों से आए ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर मिले हैं, जिन्हें राज्य प्रशासन तुरंत ज़रूरत वाले इलाकों में पहुंचा रहा है। हमें इंग्लैंड से इसमें 150 सिलेंडर्स आए हैं, कुवैत से सिलेंडर्स आए हैं, हमें इससे वेंटिलेटर्स आए हैं, स्विट्ज़रलैंड से 50 वेंटिलेटर आए हैं, और स्पेन से 41 वेंटिलेटर्स हमें मिले हैं, और इजिप्ट से 10 वेंटिलेटर यहाँ पर आए हैं, और कनाडा से भी हमें वेंटिलेटर्स मिले हैं। इस प्रकार से लगातार फिनलैंड से भी आज सिलेंडर्स हमारे पास पहुँचे हैं, और इसमें सिंगापुर से भी हमारे पास सिलेंडर्स आ रहे हैं, और इन सामान का जो सिलसिला है लगातार दिन रात हमारे पास ट्रक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और हम यहाँ से सुनिश्चित कर रहे हैं जहाँ जहाँ जिन चीज़ की आवश्यकता है दिन रात हम यहाँ से पूरे प्रदेश के लिए सप्लाई कर रहे हैं। और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में विदेशों से मदद का सिलसिला लगातार जारी है, और इस बीच ब्रिटेन से ऑक्सीजन प्लांट अजमेर पहुंचा। इस प्लांट से स्थानीय मरीजों को खासी राहत मिलेगी। ये प्लांट सैटेलाइट अस्पताल में लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन हफ्ते भर के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन 24 मई तक जारी रहेगा, और इस दौरान नियमों में कोई नई छूट नहीं दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन का अच्छा असर देखने को मिला है। 26 अप्रैल के बाद से नए मामलों में धीरे धीरे कमी भी आने लगी है, और पिछले 2-3 दिन में संक्रमण की दर भी घटती हुई देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का इस्तेमाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों को मजबूत करने में किया जाएगा। मौसम विभाग ने ताउते चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान ताउते अति भीषण चक्रवाती तूफान में अब बदल गया है। ये मंगलवार तक गुजरात तट से टकरा सकता है। गुजरात और द्वीप के समुद्र तट चक्रवात को लेकर निगरानी में है। भारत में ये इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। चक्रवाती तूफान को लेकर गुजरात और द्वीप तटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान का उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की सुबह गुजरात तट पर पहुंचने के आसार हैं। तूफान के 18 मई को दोपहर या शाम तक पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्य को सतर्क किया है, लिहाजा केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान ताउते से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासकों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, संबंधित एजेंसियों की तैयारियों के आकलन इसमें किया गया। महाराष्ट्र के तटीय इलाके कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में चक्रवाती तूफान ताउते के चलते तेज हवाएं चलने लगी हैं और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। सिंधुदुर्ग जिले के केलस बंदरगाह पर लहर की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। जिले में कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप है। वहीं तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। समुद्र का जलस्तर बढ़ गया है और लहरों की ऊंचाई भी बढ़ गई है। तटीय इलाकों के लोग चक्रवात को लेकर सतर्क हो गए हैं। राज्य के पुणे, सांगली,
अहमदनगर जिले में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। साथ ही एहतियात के तौर पर मुंबई के दहिसर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और मुलुंड के जंबो कोविड स्वास्थ्य केंद्र से कुल 580 कोविड संक्रमित मरीजों को नगर निगम के विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 3 टीमें मुंबई में तैनात की गई हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। भारतीय नौसेना के बचाव दल ने शनिवार को केरल के चेल्लनम तट के चक्रवात ताउते से प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान चलाया। चेल्लनम में बाढ़ प्रभावित गांव मालापड़ी, कंपानी पड़ी और मरुवाकड़ को सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान से 3 नौसेना गोताखोर दल और एक त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किया गया है। टीमों में कर्मियों को बचाने, भोजन पानी की व्यवस्था करने के साथ साथ घरों में फंसे लोगों को सेंट मैरी हाई स्कूल चेल्लनम में राहत शिविरों में पहुंचाने का काम किया गया। और भारतीय वायुसेना ने चक्रवाती तूफान ताउते को देखते हुए प्रायद्वीपीय भारत में 16 परिवहन विमानों और 18 हेलीकॉप्टरों को तैयार रखा है। चक्रवात के कारण अगले कुछ दिनों में पश्चिमी तट के क्षेत्रों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना आशंका है। एक IL-76 विमान 127 कर्मियों और 11 टन माल लेकर भटिंडा से जामनगर पहुंचा है। एक C-130 विमान ने भटिंडा से राजकोट 25 कर्मियों और 12.3 टन माल को पहुंचाया है। 2 C-130 विमानों ने भुवनेश्वर से जामनगर 126 कर्मियों और 14 टन कार्गो को पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त वायुसेना के कोविड राहत कार्यों को आने वाले कुछ दिनों के लिए इन तटीय क्षेत्रों में केंद्रित किया गया है। चक्रवात राहत कार्य कोविड राहत के लिए पहले से चल रही कार्रवाई के अतिरिक्त है। इजरायली सेना के हवाई हमले में शनिवार को गजा सिटी स्थित एक बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हो गई, जिसमें एसोसिएटेड प्रेस और अन्य मीडिया संस्थानों के कार्यालय थे। अल जजीरा इंग्लिश के मुताबिक इजरायल ने पूर्वी गजा शहर में हमास के वरिष्ठ राजनीतिक नेता खलील अल हया के घर को निशाना बनाया। इससे पहले गजा सिटी में इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसमें अधिकांश बच्चे थे। गजा के उग्रवादी हमास शासकों के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद से इजरायल के एक हमले में मरने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है। पिछले महीने यरूशलेम में तनाव के जो शुरू हुआ है, ये संघर्ष व्यापक पैमाने पर अब फैल गया है। अरब और यहूदियों की मिश्रित आबादी वाले इजरायली शहरों में रोज हिंसा देखी जा रही है। इजरायल और हमास के बीच जारी लड़ाई के दौरान वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियों ने व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में इजरायली सेना के साथ झड़प की। इस दौरान इजरायली सेना की कार्रवाई में कम से कम 11 लोग मारे गए। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों पड़ोसी देशों में शांति कायम करने के लिए कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं इजरायल और फिलिस्तीनी हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। और खेल की खबरों की बात करें तो लेस्टर सिटी ने FA कप का खिताब जीत लिया है। वेम्बली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लेस्टर ने चेल्सी को 1-0 से हरा दिया। पहला हाफ गोल रहित समाप्त होने के बाद खेल के 63वें मिनट में लेस्टर की तरफ से मूव बना और उनके खिलाड़ी यूरी टेलमेंस ने ल्यूक थॉमस से मिले पास को चेल्सी के गोल पोस्ट में डालकर अपनी टीम को मुकाबले में बढ़त दिला दी, जिसे चेल्सी के खिलाड़ी बराबरी करने में नाकाम रहे। एक गोल से पिछड़ने के बाद चेल्सी के कोच थॉमस टुकल ने खेल के 68वें मिनट में 2 बदलाव किए। उन्होंने हाकिम जियच की जगह क्रिस्टियन पुलकिस और मार्कस ओलोंजो की जगह बेन शिवेल को मैदान पर उतारा। फिर खेल के 75वें और 76वें मिनट में चेल्सी ने 2 और बदलाव किए, पर ये खिलाड़ी लेस्टर सिटी की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रहे। इस तरह लेस्टर सिटी ने ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के खिताब को अपने नाम कर लिया।
और इसके साथ ही नए कोच थॉमस टुकल के आने के बाद शानदार खेल रही चेल्सी की सफलता का सिलसिला भी टूट गया। ये पहली बार है जब लेस्टर ने FA का खिताब जीतने में सफलता पाई है। इससे पहले 3 बार लेस्टर की टीम फाइनल में पहुंची और तीनों बार टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। ब्रिटेन में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में मिली ढील के बाद 21,000 दर्शकों ने इस मैच का आनंद लिया। और वहीं टेनिस की बात करें तो 9 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने इटालियन ओपन के फाइनल में स्थान बना लिया है। शनिवार को खेले गए मैच में नडाल ने अमेरिका के रैली अपेल्का को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हरा दिया। अब फाइनल में नडाल का सामना गत विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा, जिन्होंने एक अन्य मुकाबले में इटली के लॉरेंजो सेनेजो को कड़े मुकाबले में 6-3, 6-7, 6-2 से हरा दिया। और कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जब हर तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में देश के हर कोने में संगठन और आमजन अपने अपने स्तर पर मरीजों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में लगे हैं। ऐसा ही प्रयास किया है स्वयं सेवक संघ के सेवा भारती इकाई ने, जिसके तहत DPSG वसुंधरा में एक छोटा आइसोलेशन सेंटर खोला गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती ने उत्तर प्रदेश के वसुंधरा पश्चिम नगर में मौजूद DPSG स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा व आइसोलेशन केंद्र खोला है, जिसमें कोविड मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा रही है। इस केंद्र में भर्ती केवल वही मरीज हो सकते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल न्यूनतम 85 हो। यहाँ 10 ऑक्सीजन बेड हैं। मैक्स हॉस्पिटल के SS भगत और उनकी पत्नी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों को भोजन, दवाइयाँ, ऑक्सीजन फ्री दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। उसमें भोजन की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था भी है। मकसद है कि जिन लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, वो यहाँ मुफ्त इलाज करा सकें। यहाँ भर्ती करने के बाद मरीज की हालत अगर स्थिर ना हो तो उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। अब तक 22 पेशेंट यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पिछले 5-6 दिन में, और सारे के सारे स्वस्थ होकर चले गए। और इसके अलावा हमारा राजेंद्र नगर में भी इसी तरह का लगा हुआ है। यहाँ पे 10 बेड का है, राजेंद्र नगर में 25 बेड का है, और नेहरू नगर अपना गाजियाबाद में वहाँ पे भी हमारा 50 बेड का इसी तरह से आइसोलेशन सेंटर लगा हुआ है। सेवा भारती के स्वयंसेवक कोरोना महामारी के बीच गरीब तबके के लोगों के लिए उम्मीद जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जब दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ा है, वहाँ ये मरीज ऑक्सीजन बेड की सेवाएं ले पाने में सक्षम हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कोरोना महामारी का मुश्किल भरा दौर है। ऐसे मुश्किल भरे दौर में भी बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं आगरा के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने मुश्किल भरे इस दौर में एक प्रण लिया कि शहर में कोई भी जन भूखा नहीं सोएगा। उसके लिए ये लोग दोनों वक्त का खाना बनाकर शहर में जरूरतमंद लोगों को बांटते हैं। मिलिए मुंबई के शहनवाज शेख से, जो पिछले 1 साल से जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं और इसीलिए लोग उन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित होटल जलंधर कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिवार को जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, उन्हें निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। Health Ministry issues SOPs on COVID-19 containment and management in peri-urban, rural and tribal areas, stresses on testing, surveillance and home isolation of COVID-19 patients. India reports about 3,11,000 COVID-19 cases in 24 hours at over 3,62,000 recoveries, outnumber new cases yet again.
As per the latest numbers from Health Ministry, over 18.2 crore vaccine doses administered so far. Over 20 crore vaccine doses provided to states, union territories free of cost. Delhi extends lockdown by a week. Second consignment of Sputnik 5 vaccine arrives in Hyderabad. Production capacity of the Russian vaccine in India to be increased to up to 85 crore doses per year. Russian ambassador says there are plans to introduce the single-dose Sputnik Light version in India soon. The first oxygen express to Kerala reaches Ernakulam from Kalinganagar in Odisha. Third loaded oxygen express for Tamil Nadu arrives. High alert sounded for several districts on the west coast as cyclone Taute intensifies into very severe cyclonic storm. Home Ministry reviews preparedness. Heavy rains continue in Kerala, Maharashtra, Goa. Cyclone is expected to intensify further and reach Gujarat coast on Monday evening. In international news, the home of Hamas Gaza chief bombed by Israel as hostilities stretch into the 7th day. Israeli Premier Netanyahu says the operation will continue as long as necessary. UNSC and OIC will discuss the issue today. And in sports, Leicester City beat Chelsea 1-0 to win their maiden English FA Cup title. 21,000 attend the finale at Wembley Stadium after easing of COVID-19 restrictions in Britain. And in tennis, 9 times winner Rafael Nadal will face top-ranked Novak Djokovic in the finals of the Italian Open tournament today. Namaskar and welcome. You're watching DD News. I'm Sakal Bhatt and the top story we're tracking at this hour. The Ministry of Health and Family Welfare has issued detailed guidelines on COVID-19 containment and management in the peri-urban, rural and tribal areas amid rising cases of coronavirus in rural pockets. Now, the ministry has placed special emphasis on active surveillance, screening, isolation and referral in such areas, stating that testing needed to be expanded by special training of nodal officers with the help of the Village Health Sanitation and Nutrition Committee. A 3-tier system has been planned for health infrastructure for managing COVID in a rural area. Symptomatic cases to be sorted at village level by teleconsultation with community health officer. Patients to be counselled to isolate themselves till test results are there. Contact tracing to be done as per Integrated Disease Surveillance Program guidelines. Asymptomatic having history of exposure to COVID patients to be quarantine tested. The Health Ministry has also given special guidelines for home and community-based isolation for rural pockets as per the ICMR guidelines. The health infrastructure for managing COVID peri-urban rural areas to plan a minimum 30-bed COVID care centres, district hospital, private hospitals to be converted into dedicated COVID hospitals, COVID care centres to offer care for asymptomatic cases with comorbidities, COVID care centres to admit COVID suspect or confirmed case, COVID care centres to have separate areas for suspected confirmed cases with separate entry or exit, and also COVID care centres will also have basic life support ambulance. For cleaning and disinfection, that's on your screen, suitable provisions for disinfection of floors, surfaces to be done at least twice a day. All frequently touched surfaces to be cleaned with 1% sodium hypochlorite solution. Disinfection of ambulances transporting patients to be done after every visit. And for post-COVID management, let's take a look at the post-COVID management SOPs as well. Medical officers to follow with recovered patients for post-COVID complications. Patients to be counselled for post-COVID management at home after recovery. Patients with other comorbidities to be followed up for further assessment. On your screens are the SOPs for post-COVID containment. And now let's take a look at the latest on COVID-19 in terms of numbers. Now, according to the Ministry of Health and Family Welfare, more than 3,11,000 COVID-19 cases have been reported in the last 24 hours. More than 3,62,000 patients have been recovered in a single day after undergoing the treatment. At present, total number of active cases in the country is around 36,18,000. In the last 24 hours, 4,077 people have died across the
the country. At the same time, the total figure of the dead has also reached 2,70,284. The total number of COVID-19 cases across the country have reached up to 2,46,84,000. And the cumulative number of COVID-19 vaccine doses administered in the country stand at 18,22,20,164. More than 14 crore beneficiaries have received their first dose of COVID vaccine, and more than 4 crore have received their second dose of COVID vaccine. As on day 120th of the vaccination drive, that is 15th of May, that was yesterday, a total of 17 crore plus vaccine doses were given to 11,30,928 beneficiaries, which were vaccinated for first dose, and 6,02,304 beneficiaries received their second dose of vaccine in the last 24 hours. More than 20 crore vaccine doses have been provided to states and union territories free of cost by Government of India. More than 1.84 crore doses are still available with the states and union territories to be administered. Nearly 51 lakh doses in addition will be received by the states, union territories in the next 3 days as well. Meanwhile, India continues to put up a strong and spirited fight to beat COVID-19. The country continues its mass-scale COVID-19 testing drive. As per the Indian Council of Medical Research, or ICMR numbers, 18,32,950 samples tested on May 15, taking the cumulative total to 31,48,50,143. Bharatiya Janata Party Chief JP Nadda on Sunday flagged off 17 mobile medical units and medical aid for Himachal Pradesh under the Seva Hi Sangathan program to help the state battle COVID-19 pandemic. Union Minister and BJP MP Anurag Thakur was also present on the occasion. Speaking on the occasion, party chief said that amid the second wave of COVID, many of our workers are working tirelessly along with hospitals, and with that we are giving all the possible facilities in view of testing. People are continuously receiving help with hospitalization, testing and vaccination, unquote. भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस संक्रमण काल में भी अस्पतालों के साथ जुड़कर लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। यह निश्चित रूप से जो विपदा आई है, यह हम सब लोगों ने मिल करके इससे निपटना है और आगे बढ़ना है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हमारा ये संदेश रहा है, और कैसे हम नीचे तक इस संक्रमण काल में अपना योगदान कर सकें, इसके लिए दिन रात एक लगे हैं। जो 17 आज हमारे मोबाइल वैन्स, मेडिकल वैन्स, ये आज नीचे तक पहुंचेंगी, पीपी किट्स पहुंचेंगे, अदर फैसिलिटीज़ पहुंचेंगी, उसके लिए जो व्यवस्था